वह एक ट्रिपल एस रैंक लेजेंडरी हीरो है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके स्टैट्स बेहद कमजोर है। उसकी स्किल्स सिर्फ एफ और डी रैंक की है, और सबसे बुरी बात, वह डीमंस के खिलाफ नहीं बल्कि डीमन क्वीन की तरफ से लड़ रहा है। सोचने का उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह तेजी से उस जनरल की तरफ दौड़ा जो उसे रोकने की कोशिश करता है। जनरल ने ऊपर से एक जोरदार वार किया, लेकिन लड़का आसानी से बच गया और उसका मुक्का सीधे उस राक्षस के चेहरे पर जा लगा। एक और घूंसा उसके सीने के नीचे वाले हिस्से पर पड़ा। राक्षस पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का पीछे की ओर फुर्ती से हट जाता है। वह देखता है कि यह सफेद चमड़ी वाला बदसूरत सुअर जैसा दैत्य अभी भी काफी हद तक सही सलामत है। अब राक्षस खुद हमला शुरू करने का फैसला करता है, और यही वो मौका था जिसका लड़का इंतजार कर रहा था। डीमन कमांडर द्वारा सिखाई गई टेक्निक की मदद से वह राक्षस के भारी वजन का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता था। जैसे ही उसने अनुमान लगाया कि दैत्य आगे कदम बढ़ाएगा, उसने बिजली जैसी तेजी से उसके पेट में ऐसा प्रहार किया मानो कोई बाजूका चल गया हो। उसका हाथ पसलियों के भीतर तक धंस गया और उसने इंस्टेंट डेवास्टेशन नाम की स्किल एक्टिवेट कर दी। स्टेडियम में बैठे साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए कि यह कैसे संभव हुआ। अगले ही पल वो विशाल सुअरनुमा दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन चुका था। लड़के ने अपना हाथ ऊपर उठाया। दूर खड़ी डीमन क्वीन यह देखकर हैरान रह गई कि केवल 2 महीनों में लेजेंडरी हीरो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। भले ही वो उसके लिए काम कर रहा था, लेकिन उसकी ग्रोथ की स्पीड डीमंस के लिए बेहद खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि एक एसएस रैंक लेजेंडरी हीरो आखिर डीमंस की तरफ कैसे पहुंच गया। अपने पिछले जीवन में उसका नाम चोई था। वो एक उभरता हुआ एमएमए फाइटर था। वह किसी अमीर जिम या मशहूर कोच की मदद से यहां तक नहीं पहुंचा था। उसके पास सिर्फ गुस्सा था, जुनून था और लड़ने की जबरदस्त इच्छा थी। आखिरकार अगले महीने उसकी चैंपियनशिप बेल्ट फाइट तय हो चुकी थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होने वाली थी। इतना पैसा कि वह अपनी बहन को कर्ज से निकाल सके और अपनी मां को एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट करा सके। लेकिन वह उस मुकाबले तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। ट्रेनिंग से घर लौटते समय एक भयानक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। अचानक एक पोर्टल खुला और उसमें से एक एंजल बाहर आई। उसका नाम रेल था। उसने सीधे कहा, तुम मर चुके हो। फिर उसने बताया कि वह पृथ्वी पर मर चुके लोगों को ढूंढ रही है। चोई कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी चमक और आभा देखकर वो थोड़ा प्रभावित हो गया और शर्माते हुए उससे और जानकारी पूछने लगा। लेकिन रेल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ 2 विकल्प है। पहला, मौत स्वीकार करो और दोबारा जन्म लेकर एक बिल्कुल साधारण इंसान बन जाओ। दूसरा, किसी दूसरी दुनिया में भेजे जाओ और वहां एक शानदार जिंदगी जियो। हालांकि चोई कोई मूर्ख नहीं था। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए उसने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन रेल लगातार उस पर दबाव डालती रही। वह बार बार कहती रही कि यह जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है और उसे तुरंत फैसला लेना चाहिए। हीरो को यकीन हो गया कि जरूर कोई छिपी हुई बात है। ऑफर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। वह सोचने लगा कि शायद एक शांत जीवन में पुनर्जन्म लेना ही बेहतर होगा। यह सुनकर रेल ने माथा पकड़ लिया। उसने कहा, तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो। फिर उसने पूरी योजना विस्तार से समझानी शुरू की। उसके अनुसार हीरो एक शांत गांव में जन्म लेगा। वह एक बेहद आसान क्वेस्ट पूरी करेगा। फिर गांव का मुखिया अपनी खूबसूरत बेटी का विवाह उससे कर देगा। हीरो उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ शक दिखाई दे रहा था। रेल सोच रही थी कि आखिर ये लड़का खुश क्यों नहीं हो रहा। आखिरकार उसने नाटक करते हुए मुंह फेर लिया और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी अच्छी लड़की से शादी नहीं करनी तो मैं जा रही हूं। तुम बस पुनर्जन्म ले लेना। इतना सुनते ही हीरो घबरा गया। उसने तुरंत उसे रुकने के लिए कहा। रेल ने आखिरी चेतावनी दी, अगर तुमने ये मौका खो दिया तो अगली जिंदगी में इंसान बनोगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सुनते ही हीरो ने उसका पैर पकड़ लिया। ठीक है, मैं मानता हूं, रेल ने कहा। जोर से बोलो। अब हीरो लगभग विनती करने लगा। मैं वही हीरो बनना चाहता हूं जो गांव में जन्म ले और मुखिया की बेटी से शादी करे। यह सुनकर रेल मुस्कुराई। तो फिर शुरू करते हैं। हीरो चौंक गया। अभी? इसी वक्त? रेल ने कहा। और कब? हीरो और जानकारी मांग ही रहा था कि उसके नीचे बना मैजिक सर्कल चमकने लगा। अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया। रेल ने बाकी एंजल्स की तरफ मुड़कर कहा, ट्रांसफर सफल रहा। उधर हीरो बेहोश हो चुका था, और जब उसे होश आया तब किसी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अपनी आंखें खोलो। तभी एक जानी पहचानी रोशनी दिखाई दी और एंजल रेल फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। हमेशा की तरह वह अपने रूप पर पूरा गर्व कर रही थी।
चेहरे पर शरारती मुस्कान और बनावटी मासूमियत के साथ उसने ऐसे हेलो कहा जैसे दोनों सालों बाद मिले हों। फिर उसने छेड़ते हुए पूछा, क्या तुम हीरो पॉइंट्स के बारे में कुछ खास जानकारी जानना चाहोगे? लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हसुक ने हवा में उड़ रही छोटी सी रेल को पकड़ लिया और गुस्से से घूरने लगा। उसने साफ कहा, मुझे हीरो पॉइंट्स या तुम्हारी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें खरी खोटी सुनाना चाहता हूं। कुछ देर बाद हालत यह थी कि रेल रस्सियों में बंधी हुई मछली के चारे की तरह लटक रही थी। माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए उसने सफाई दी कि समनिंग सर्कल में गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि स्नैक टाइम के दौरान किसी ने कॉफी गिरा दी थी। बात करते करते उसने साउंड प्रूफ मैजिक भी लगा दी ताकि कोई उनकी बातें न सुन सके। एमसी ने पूछा, क्या यह असाइनमेंट तुम्हारी सजा है? रेल ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे तुम्हारी पर्सनल फेरी बनाकर भेजा गया है। जब तक तुम डीमन किंग को नहीं मार देते मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। हसुक ने तुरंत जवाब दिया, मुझे हीरो बनने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। रेल हैरान रह गई। क्या मतलब? उसने कहा, मुझे डीमन किंग को हराने में कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ एक सामान्य जिंदगी चाहता हूं। रेल ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि शुरुआत में बहुत से चोजन हीरोज ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन उसने याद दिलाया कि उसकी पोटेंशियल एसएस रैंक की है। हसुक ने तुरंत जवाब दिया, टैलेंट होने का मतलब यह नहीं कि मैं किसी का कर्जदार हूं। मैंने कभी नहीं माना कि यही मेरी किस्मत है। रेल कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूं। अपनी पिछली जिंदगी में भी बस लड़ाई ही लड़ता रहा। अब मुझे वो सब नहीं चाहिए। यह सुनकर रेल सचमुच घबरा गई। अब तक वह उसे सिर्फ एक लड़ाकू इंसान समझती थी, जिसे लड़ाइयों और खूबसूरत लड़कियों के अलावा कुछ नहीं सूझता। लेकिन अब उसे अपनी ही चिंता होने लगी। जब उसे पर्सनल फेरी की जिम्मेदारी दी गई थी, तब उसने इसका काफी विरोध किया था। उसके लिए यह बहुत अपमानजनक काम था, लेकिन आदेश अंतिम था। उसे हंसुक के साथ तब तक रहना था जब तक डीमन किंग पराजित न हो जाए। उसे बताया गया था कि पर्सनल फेरी को अपने हीरो की हर जीत और हर हार में साथ देना पड़ता है, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। और आखिरकार उसे डीमन फोर्ट्रेस में भेज दिया गया था। वर्तमान में वापस हंसुक को समझ आ गया कि पर्सनल फेरी को अपने हीरो के आदेश मानने पड़ते हैं। इसलिए उसने रेल से कहा कि वह उसके भागने की योजना में मदद करे। मन मारकर रेल ने हां कह दी। उसी समय दरवाजे की तरफ से आवाज आई। हसुक ने तुरंत रेल को पकड़कर छिपा लिया। गॉब्लिन्स कैदियों को जगाने आए थे। एक और मेहनत भरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। रेल बड़बड़ाई, मैं स्टेल्थ मैजिक से खुद भी छिप सकती थी। रोल कॉल खत्म होने के बाद भी हसुक ने देखा कि क्रूर गॉब्लिन गार्ड जार्क अभी भी उसकी कोठरी के बाहर खड़ा है। जार्क बोला, रेड रन तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। ऑफिस पहुंचने पर रेड रन ने एक ऐसी बात कही जिसकी हसुक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, तुम हाल में काफी मेहनत कर रहे हो। हसुक अवाक रह गया। जार्क हमेशा की तरह रेड रन के कंधे पर बैठा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बदबूदार गॉब्लिन उसकी तारीफ कर रहा है। रेड रन ने माना कि शुरुआत में उसे हसुक सिर्फ एक पागल इंसान लगा था, लेकिन अब उसकी राय बदल चुकी थी। इसलिए उसने हसुक को एक नया पद देने का प्रस्ताव रखा, हेड स्लेव। हसुक कुछ समझ नहीं पाया। रेड रन ने समझाया कि काम की गति धीमी पड़ रही है, इसलिए उन्हें इंसानों को संभालने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। रेल लगभग रोने लगी। वो लगातार फुसफुसाकर कह रही थी, मना कर दो, मना कर दो। फिर तो वो जोर से चिल्ला भी पड़ी। एक हीरो कभी डीमन किंग्स आर्मी के अधिकारियों के सामने नहीं झुकता। रेड रन और जाक दोनों ने आवाज सुन ली। ये आवाज कैसी थी? हसुक ने तुरंत जवाब दिया, मैं सब संभालूंगा। इंसान पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए उसने इतना गहरा झुककर प्रणाम किया कि उसका माथा सीधे मेज से टकरा गया। रेड रन ये देखकर बहुत खुश हुआ। वो हंसते हुए बोला, मुझे तो तुम पसंद आने लगे हो। फिर उसने वादा किया कि अगर हसुक इसी तरह अच्छा काम करता रहा तो वो खुद उसे डीमन किंग्स आर्मी में भर्ती होने की सिफारिश करेगा। ऑफिस से निकलने के बाद हसुक के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। अंदर से वो बेहद परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी भागने की योजना बुरी तरह विफल हो रही है। कुछ दिन बाद इंसान काम करते हुए नारे लगा रहे थे और हसुक किसी बॉस की तरह इधर उधर घूम रहा था। एक मजदूर थोड़ा धीमा चला तो वो उस पर चिल्ला पड़ा, मेरी दादी भी तुमसे तेज चलती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डीमन किंग्स आर्मी का पुराना सदस्य हो। उसी समय सिस्टम प्रकट हुआ। उसने दिखाया कि उसकी हिडन स्किल करिश्मा बढ़ गई है। अपनी लीडरशिप एक्सपीरियंस की वजह से हसुक के मुंह से निकल गया, हेड स्लेव बनना तो कमाल की चीज है। बाकी कैदी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि वो सचमुच पागल हो चुका है। सब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे, लेकिन रेल ने उसे डांटा, ये हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हसुक ने हाथ हिलाकर कहा, प्लान पर भरोसा रखो। फिर घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, तुम जैसी गौरैया मेरे जैसे फीनिक्स को नहीं समझ सकती। जब एक मजदूर थककर घुटनों पर गिर पड़ा, हसुक ने उसे खूब डांटा। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी कि रेड रन की फेवरेबिलिटी और बढ़ गई है। हसुक ने तुरंत एक शानदार सलामी मारी और जोर से घोषणा की, मैं रेड रन के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता हूं। अब रेल का धैर्य टूट गया। वह चिल्लाई, तुम्हें भागकर आजादी हासिल करनी थी,
हसुक ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सिस्टम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं हीरो हूं तो सिस्टम को मानना ही होगा। रेल ने तुरंत पलट कर कहा, यह बकवास है। कोई हीरो क्वेस्ट डीमन किंग्स आर्मी के ऑफिसर की फेवरेबिलिटी बढ़ाने को नहीं कह सकता। हसुक ने कहा, मैं सच बोल रहा हूं। उसने क्वेस्ट पढ़कर सुनाने की भी पेशकश की। क्वेस्ट की शुरुआत कुछ इस तरह थी, तुम जो एक बेवकूफ की गलती के कारण डीमन किंग्स फोर्ट्रेस में फंस गए हो। इतना सुनते ही रेल ने उसे रोक दिया। उसने विरोध किया, कोई असली सिस्टम मैसेज इतना कैजुअल नहीं होता। उन्हें हमेशा निष्पक्ष और सटीक होना चाहिए। हसुक ने कंधे उचकाए। शायद एसएस रैंक हीरो सिस्टम अलग तरह से काम करता हो। असल में पिछली रात जब रेल ने उसे हेड स्लेव की नौकरी स्वीकार करते देखा था, तब वो पूरी तरह बौखला गई थी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम मैसेज प्रकट हुआ था। उसमें लिखा था, एक बेवकूफ की गलती की वजह से डीमन किंग्स फोर्ट्रेस में फंसे होने पर शायद तुम्हें उतनी ही झुंझलाहट हो रही होगी जितनी खाली टॉयलेट पेपर रोल देखकर होती है, लेकिन यही एक सच्चा हीरो बनने का मौका भी है। रेड रन की फेवरेबिलिटी हासिल करो और 100 हीरो पॉइंट्स कमाओ। हसुक ये देखकर हैरान रह गया था, लेकिन उसने समझ लिया कि फिलहाल आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। इसलिए अब जब मजदूर काम कर रहे थे तो वो उनसे डीमन किंग्स थर्ड आर्मी कॉर्प्स का गीत भी गवाने लगा। रेल बेहद उलझन में थी। क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव बदलना कोई साधारण बात नहीं थी। सिर्फ बहुत ऊंचे दर्जे की शक्तियां ही ऐसा कर सकती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई उसके लिए ऐसा क्यों करेगा। तभी जाग फिर से आया। उसने हंसुक को रेड रन के ऑफिस में बुलाया। रेड रन ने उसकी जमकर तारीफ की। उसने कहा कि हंसुक ने मजदूरों की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा दी है। हंसुक तुरंत बोला, यह सब रेड रन की महान लीडरशिप की वजह से है। रेल ने मन ही मन सोचा, इतनी सस्ती चापलूसी कभी काम नहीं करेगी। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब रेड रन ये सुनकर और भी खुश हो गया। अगले ही पल सिस्टम प्रकट हुआ। हीरो क्वेस्ट कंप्लीट। हंसुक को 100 हीरो पॉइंट्स मिले। साथ ही बिगिनर हीरो स्टोर भी अनलॉक हो गया। दोनों हैरान थे कि योजना इतनी अच्छी तरह काम कर गई। अब फेवरेबिलिटी क्वेस्ट पूरा हो चुका था। इसलिए हंसुक ने अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला किया। उसने रेड रन से अनुरोध किया कि उसे इंसानी गुलामों को ट्रेनिंग देने की अनुमति दी जाए। रेड रन ने पूछा, क्यों? हंसुक ने तुरंत जवाब दिया, अगर ये अनुशासित होकर एक टीम की तरह काम करें तो हर इंसान 3 लोगों का काम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा फोर्ट्रेस सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार हो सकता है। रेड रन ने कहा, इंसान इतने कमजोर हैं कि ट्रेनिंग और काम दोनों साथ नहीं कर सकते। लेकिन हंसुक पीछे नहीं हटा। उसने आखिरी दाव खेला। अगर यह सफल हुआ तो कमांडर भी आपकी तारीफ करेगा। बस यही सुनना बाकी था। रेड रन ने तुरंत ट्रेनिंग की अनुमति दे दी। रात में कोठरी में लौटकर रेल पूरी तरह निराश बैठी थी। वो रोते हुए बोली, पहले तुम डीमन किंग्स आर्मी की सेवा करने लगे और अब उनके लिए गुलामों को ट्रेन भी करोगे। हंसुक उसकी बातों से परेशान हो गया। उसने कहा, चुप रहो, मेरे पास पहले से एक प्लान है। रेल ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या तुम फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हंसुक हंस पड़ा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? फिर उसने अपना असली प्लान बताया। विद्रोह। फोर्ट्रेस में लगभग 3000 इंसानी गुलाम थे, जबकि डीमन सोल्जर सिर्फ 500 के आसपास। और पास ही ह्यूमन अलायंस का एक बेस भी मौजूद था। अगर विद्रोह शुरू हो जाए तो वे मदद बुला सकते थे। यह सुनते ही रेल की निराशा प्रशंसा में बदल गई। उसने माना कि हंसुक उतना मूर्ख नहीं जितना वह समझती थी। अब हंसुक क्वेस्ट रिवॉर्ड देखने लगा। रेल अभी भी शक में थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच हीरो पॉइंट्स मिले हैं? हंसुक ने कहा, बिल्कुल। उसने हीरो स्टोर खोला और अंदर की चीजें देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद यहां कोई शानदार हीरो स्किल मिलेगी, कोई ऐसी ताकत जो उसे सचमुच एक हीरो बना दे। लेकिन जैसे ही स्टोर की लिस्ट उसके सामने आई, वो स्तब्ध रह गया। उसमें मौजूद स्किल्स देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसने स्टोर की लिस्ट को दोबारा देखा। एक स्किल थी, होल्ड योर ब्रेथ, जो सिर्फ सांस को थोड़ा ज्यादा देर तक रोकने में मदद करती थी। दूसरी थी होल्डिंग, जिसकी मदद से इंसान बाथरूम जाने की जरूरत को ज्यादा देर तक सहन कर सकता था। हंसुक ने ताना मारते हुए कहा, कम से कम यह वाली स्किल तो एसएस रैंक की होनी चाहिए, खासकर पब्लिक इमरजेंसी में। बाकी स्किल्स भी कुछ खास नहीं थी। कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बस ऐसे ही रोजमर्रा के कामों से जुड़ी चीजें। गुस्से और हैरानी में उसने पूछा, इनमें से कौन सी चीज हीरो के काम की है? रेल हंसने लगी। उसने समझाया कि हीरो स्टोर अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। अगर वह ज्यादा हीरो पॉइंट्स कमाकर स्टोर का लेवल बढ़ा दे तो आगे बेहतर चीजें दिखाई देंगी। लेकिन हंसुक का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, तुम एक स्कैम फेरी हो। अगले दिन गुलाम डीमन किंग को सलामी दे रहे थे और हंसुक उन्हें थर्ड आर्मी कोर्प्स का गीत गाने का आदेश दे रहा था। उसके इशारे पर सबने एक साथ गाना शुरू किया। हम महान डीमन किंग आर्मी हैं, हम इंसानों को हराते हैं, हम इंसानों को खाते हैं, उन्हें पकड़ो और उनका दर्द भूल जाओ। आसमान के नीचे डीमन किंग के प्रेम जैसा कुछ नहीं।
रेड रन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि हंसुक को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी देना सही फैसला था। तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला। जार्क घबराया हुआ अंदर दौड़ता आया। उसके पास एक जरूरी खबर थी। ह्यूमन आर्मी फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रही थी। आसपास की सबसे बड़ी यूनिट 8th डिवीजन पहले ही फंस चुकी थी और पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी। जार्क ने चेतावनी दी, अगर 8th डिवीजन भी हार गई है तो इंसानों को यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन रेड रन शांत बना रहा। जार्क ने इवैक्यूएशन का सुझाव दिया। रेड रन ने कहा, तैयारी करो, लेकिन पहले मुझे हसुक से मिलना है। फिर उसने कहा, युद्ध हमेशा सप्लाई लाइन से जीते जाते हैं और युद्ध का पहला नियम है, कभी भी अच्छे सप्लाई ऑफिसर को मत खो। उधर हसुक गुलामों पर चिल्ला रहा था, क्या तुम सब मेरे आदेश मानने के लिए तैयार हो? उसी समय उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। उसे अंदाजा हो गया कि रेड रन फिर उसकी ट्रेनिंग रोकने आने वाला है। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला। उसके स्टैट्स थोड़े बढ़े थे, लेकिन अभी भी इतने नहीं कि वो विद्रोह शुरू कर सके। मन ही मन उसने सोचा, काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं जल्दी मजबूत हो जाऊं। वो सोच ही रहा था कि अचानक रेड रन उसके बगल में आकर उतरा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हसुक डरकर उछल पड़ा। रेड रन जल्दी में दिखाई दे रहा था। उसने कहा, समय नहीं है, मेरे साथ चलो। हसुक ने पूछा, कहां और क्यों? लेकिन रेड रन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल ह्यूमन कमांडर ने हमला करने का आदेश दे दिया। भाले लिए सैनिक तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कई गॉब्लिन्स को मार गिराया, लेकिन तभी उनकी नजर रेड रन पर पड़ी। रेड नाइटमेयर। बस उसका नाम सुनते ही ह्यूमन कमांडर चिल्लाया, पीछे हटो, नाइट्स आगे बढ़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक अपनी रफ्तार के कारण आगे बढ़ते रहे। ये सब देखकर हसुक सोचने लगा, यह मौका हो सकता है। अगर मैं डीमन कमांडर की पीठ में वार कर दूं तो शायद हीरो बनकर इंसानी समाज में लौट सकूं। तभी एक सैनिक चिल्लाया, मर जा रेड नाइटमेयर, और सीधे रेड रन पर टूट पड़ा। रेड रन ने बिल्कुल शांत भाव से उसका सिर पकड़ लिया और अगले ही पल उसे कुचल दिया। हसुक का शरीर डर से जम गया। फिर रेड रन ने अपनी मार्शल आर्ट इस्तेमाल की। 7th मूवमेंट। उसने सैनिक का चेहरा जमीन में दे मारा। फिर एक विशाल एरिया अटैक छोड़ा। एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन वेव। धरती फट गई। चारों तरफ विस्फोट हुआ। दर्जनों सैनिक हवा में उछल गए। हमला खत्म होने के बाद रेड रन ने पीछे मुड़कर पूछा, तुम ठीक हो? हसुक ने आदतन सलामी मार दी, जी मैं ठीक हूं। मन ही मन उसने जोड़ा, लेकिन मैं यहां से जल्द ही भागने वाला हूं। तभी उसे याद आया कि वो आखिर किसके बगल में खड़ा है। डीमन किंग्स आर्मी के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक के। कुछ समय बाद ह्यूमन आर्मी ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 2 झंडे लगाए गए और लोगों को मैरियट किंगडम तथा ड्रॉसन एम्पायर के हिसाब से अलग किया जाने लगा। एक सैनिक ने कैदियों से पूछा, क्या तुम वॉरियर्स हो? कुछ लोगों ने हां में जवाब दिया। उन्हें बाकी कैदियों से अलग कर दिया गया। फिर वहां एक नया व्यक्ति आया। लाल बाल, घनी दाढ़ी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला एक आदमी। ड्रॉसन एम्पायर का ड्यूक ओलिवन गिर। वह एलिड आर्मी का लीडर था। एक सैनिक ने रिपोर्ट दी कि इवैक्यूएशन पूरा हो चुका है। ओलिवन ने उसकी प्रशंसा की। फिर सैनिक ने बताया कि जो लोग खुद को वॉरियर्स बता रहे थे उन्हें भर्ती कर लिया गया है। ओलिवन ने सिर हिलाया। फिर उसने आदेश दिया, सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर जाएं। कुछ क्षण बाद उसने और भी ठंडा आदेश दिया, हमारे सामने मौजूद हर वॉरियर को खत्म कर दो। उधर एक गाड़ी जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी। अंदर हसुक चुपचाप बैठा था। वह अपनी रोमांचक दूसरी जिंदगी और हीरो बनने के सपनों को अलविदा कह रहा था। उसके सामने रेड रन बैठा था। हसुक बार बार सोच रहा था कि रेड रन ने कितनी आसानी से उनका पीछा करने वालों को मार डाला था। कम से कम अब पीछा किए जाने का डर नहीं था। रेल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, कई बार संकट नए अवसर लेकर आते हैं। पहले हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, फिर डीमन किंग्स आर्मी की स्थिति समझेंगे। हसुक ने झुंझलाकर कहा, चुप रहो। तभी रेड रन ने अचानक कहा, लगता है मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। उसने हसुक की तरफ देखा, क्या तुम कुछ कह रहे थे? हसुक तुरंत संभल गया, नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आपके साथ यात्रा करना मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान है। रेड रन ये सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, हम 3rd कोर्प्स हेडक्वार्टर्स के काफी करीब हैं। तुम्हें उत्साहित होना चाहिए। वहां पहुंचते ही मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से डीमन किंग्स आर्मी में भर्ती करवा दूंगा। हसुक का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। रेल भी अंदर ही अंदर घबरा गई। कुछ देर बाद वे हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। गेट गार्ड ने रेड रन की वापसी की घोषणा की। फौरन दरवाजे खोल दिए गए। रेड रन ने इशारा किया, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सीधे कमांडर से मिलवाता हूं। फिर उसने चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमांडर के सामने सोच समझकर बोलना। हसुक को वो कहावत याद आई, अगर दिमाग ठंडा रहे तो बाघ की मांद में भी जिया जा सकता है। उसने खुद को तैयार किया। कमांडर के कमरे के बाहर पहुंचकर रेड रन ने अनुमति मांगी। अंदर से अनुमति मिल गई। दरवाजा खुलते ही हसुक को एक महिला की आवाज सुनाई दी,
उसने सोचा था कि शायद कमांडर किसी इंसान जैसी दिखेगी, लेकिन सामने बैठी महिला उसकी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत थी। लंबे कान, नुकीले पंजे जैसे नाखून, आंखों पर छाया हुआ रहस्यमय अंधेरा, गर्दन और जबड़े पर अजीब निशान, और ऊंची हील पहनकर सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी हुई उसके पूरे व्यक्तित्व से अधिकार टपक रहा था। स्वागत है, रेड रन। वह मुस्कुराई। लगता है तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ये थी हेमीज, डीमन किंग्स आर्मी की 3rd कोर्प्स कमांडर। रेड रन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। हसुक का चेहरा गर्म हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत महिला डीमन आर्मी की कोर कमांडर हो सकती है। उधर हेमीज उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। हसुक समझ नहीं पा रहा था कि उसे भी तारीफ करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, रेड रन ने विषय बदल दिया। उसने स्वीकार किया कि वो फोर्ट्रेस की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन हेमीज ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, गलती 8th डिवीजन कमांडर की थी, तुम्हारी नहीं। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। मुझे तो अब तक उसकी खाल से बैग बना देना चाहिए था। यह सुनकर हसुक की सांस तक अटक गई। हेमीज आगे बोली, वो जिंदा लौट आया, लेकिन सिर्फ एक शर्मिंदगी बनकर। उसके शरीर से निकल रहा दबाव इतना भयानक था कि हसुक ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने कांपते हाथों को छिपाने के लिए मुट्ठियां भींच ली। फिर हेमीज की नजर उस इंसान पर गई जिसे रेड रन साथ लाया था। रेड रन ने परिचय कराया, यही वो इंसान है जिसका जिक्र मैंने रिपोर्ट में किया था। मैं इसे डीमन किंग्स आर्मी में भर्ती कराने लाया हूं। हेमीज उसके पास आई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, काफी प्यारा है। रेड रन द्वारा चुने गए इंसान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। घबराकर हसुक बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन हेमीज ने सिर हिलाया। इस शरीर के साथ तुम डीमन आर्मी में ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। उसने रेड रन की तरफ देखा, क्या तुम सहमत हो? रेड रन ने तुरंत सिर हिला दिया। बाकी लोग इसे जिंदा खा जाएंगे। फिर उसने कहा कि ह्यूमन रिक्रूट बहुत दुर्लभ होते हैं, और उसने अनुमति मांगी कि वो खुद हसुक को ट्रेन करना चाहता है। लेकिन हेमीज ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा समय किसी इंसान पर बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हसुक को अंदर तक हिला दिया। हेमीज का शरीर बदलने लगा। उसका सिर एक विशाल खूल जैसा बन गया, लेकिन वह कोई साधारण खूल नहीं था। उसके अंदर नुकीले दांतों की कई कतारें थी, और बीच से एक लंबी जीभ बाहर निकल रही थी। हसुक अविश्वास से उसे देखता रह गया। अगले ही पल हेमीज ने अपना हाथ अपने ही मुंह के अंदर डाल दिया। फिर उसका चेहरा वापस सामान्य हो गया, लेकिन अब उसके हाथ में एक छोटा काला जीव था, जो देखने में किसी कुत्ते जैसा लगता था। हेमीज मुस्कुराई, अब से तुम्हारा नया काम है मेरे पालतू की देखभाल करना। वो छोटा जरूर था, लेकिन बेहद खतरनाक दिख रहा था। इसका नाम बाबो है, हेमीज ने प्यार से कहा। क्या यह बहुत प्यारा नहीं है? हसुक अंदर ही अंदर सोच रहा था, यह पालतू जानवर है या नरक से निकला हुआ कोई राक्षस? और सबसे अजीब बात, उसकी अपनी भाषा में बाबो का मतलब था बेवकूफ, जिससे पूरी स्थिति और भी ज्यादा अजीब लगने लगी। रेड रन ने उस जीव को गौर से देखा। इससे बहुत बड़ी शक्ति महसूस हो रही है। यह सुनकर हेमी साफ तौर पर खुश हो गई, लेकिन हंसुक अभी भी शक भरी नजरों से उसे देख रहा था। हेमीज ने तुरंत यह बात नोटिस कर ली। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें यह पसंद नहीं आया क्या? उसने दबाव भरे स्वर में पूछा। हंसुक का दिल धड़क उठा। वो तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोला, नहीं, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं बाबो की देखभाल करूं। यह सुनकर हेमी संतुष्ट हो गई और उसने बाबो को हंसुक के हवाले कर दिया। फिर उसने चेतावनी दी, खाने का समय कभी मत भूलना। बाबो अभी बढ़ रहा है और भूखा होने पर बहुत खतरनाक हो जाता है। उसने यह भी बताया कि नए कैटेकर ढूंढना मुश्किल हो गया है, कारण बाबो उन्हें खा जाता था। यह सुनते ही रेल अचानक चीख पड़ी। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। असल में सिस्टम में एक नया हीरो क्वेस्ट दिखाई दिया था, और वह अपनी हैरानी छिपा नहीं पाई। हसुक ने तुरंत उसे चुप कराया। धीरे बोलो, कहीं बाबो जाग न जाए। क्वेस्ट में लिखा था, बाबो का विश्वास जीतकर जीवित रहो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। रिवॉर्ड 200 हीरो पॉइंट्स। हसुक कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या सचमुच उसे कमांडर के पालतू जानवर से दोस्ती करने का क्वेस्ट मिला था? तभी दरवाजा खुला। एक गॉब्लिन अंदर आया और दरवाजे के फ्रेम पर हाथ मारकर अभिवादन किया। हसुक ने भी औपचारिक जवाब दिया, लेकिन अंदर से वो असहज था। गॉब्लिन को पार्टनर बनाकर भेजा गया था। उसे लग रहा था कि वह स्टाफ मेंबर कम और बाबो का खाना ज्यादा है। उसने पूछा, मुझसे पहले वाले कैटेकर्स कहां हैं? गॉब्लिन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। यह जवाब काफी था। फिर भी हंसुक ने काम के बारे में पूछा। गॉब्लिन बोला, तुम्हारा काम सिर्फ बाबो के लिए खाना तैयार करना है। हसुक ने हैरानी से पूछा, बस इतना ही? हाँ। गॉब्लिन आगे कुछ कहता उससे पहले उसके ऊपर एक परछाई पड़ गई। बाबो उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसके सिर को चाट रहा था। गॉब्लिन के प्राण सूख गए। वह दौड़कर हसुक की टांग से चिपक गया।
मुझे बचा लो, मैं अपना खाना भी तुम्हें दे दूंगा। हसुक का धैर्य जवाब दे गया, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन गॉब्लिन को यकीन था कि उन दोनों में से कोई एक अभी मरने वाला है। गुस्से में हसुक ने उसे पकड़कर सीधे बाबो की तरफ फेंक दिया। मरना है तो तुम मरो। और जैसे ही बाबो झपटने के लिए तैयार हुआ, उसने गॉब्लिन को स्नैक की तरह पेश कर दिया। बाबो बेहद खुश हो गया। उसने बिना किसी झिझक के गॉब्लिन को खा लिया। हसुक और रेल बस खड़े देखते रह गए। बाबो बड़े मजे से खाना खा रहा था। कुछ देर बाद अब रेल अपनी जान बचाकर भाग रही थी और बाबो उसके पीछे दौड़ रहा था। बचाओ, वह चिल्लाई, लेकिन हसुक ने आराम से जवाब दिया, ज्यादा देर मत भागना, फिर उसे दोबारा भूख लग जाएगी। तभी उसकी नजर हीरो स्टोर की एक नई चीज पर पड़ी, एक्स्ट्रा लार्ज बोन। ये के 9 टाइप मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सकती थी और उन्हें दोस्ताना बना सकती थी। कीमत थी 30 हीरो पॉइंट्स। हसुक ने तुरंत वह आइटम खरीदा, फिर बाबू को बुलाकर बोन दिखाया। जैसे ही उसने बोन फेंकी, बाबू की आंखें चमक उठीं। वह बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर रेल थककर हाँफ रही थी। वह शिकायत करने लगी, तुम्हें ये चीज पहले मिल जानी चाहिए थी। हसुक मुस्कुराया, मेरी महान बुद्धि छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती है। उसे लगा कि अब क्वेस्ट आसान हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। अचानक बाबू उसकी तरफ झपटा। किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ उसकी शर्ट का किनारा फटा। तभी उसे समझ आया, सिर्फ बोन काफी नहीं थी, बाबू को ताजा मांस भी चाहिए था। रेल ने पूछा, क्या तुम सचमुच बाबू को बाहर ले जाने वाले हो? हसुक जवाब सोच ही रहा था कि बाबू ने दांत दिखाने शुरू कर दिए। घबराहट में उसके मुंह से पहला शब्द निकला, वॉक। अचानक बाबू रुक गया। उसकी खतरनाक आंखें खुशी से चमक उठीं। पूंछ तेजी से हिलने लगी। वो खुशी से हसुक से लिपट गया। हसुक ने राहत की सांस ली। बाहर निकलने के बाद वो किचन ढूंढने लगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था और बाबू लगातार उसे अलग अलग दिशाओं में घसीट रहा था। रेल ने चारों तरफ देखा, मुझे खाने की कोई खुशबू नहीं आ रही। तभी उसे एक गॉब्लिन दिखाई दिया। उससे रास्ता पूछ लेते हैं। हसुक उसके पास गया। गॉब्लिन एक इंसान को देखकर पहले ही हैरान था, लेकिन तभी बाबू अचानक फिर से अपने जंगली रूप में आ गया। गॉब्लिन डर से जम गया। हसुक बोला, डरो मत, बाबू सिर्फ घूमने निकला है। लेकिन गॉब्लिन के चेहरे पर साफ लिखा था कि वह यह बात बिल्कुल नहीं मान रहा। उसने पूछा, एक इंसान बाबू को क्यों घुमा रहा है? तभी बाबू ने उसके चेहरे को चाट लिया। हसुक तुरंत बोला, उसे मत खाना। फिर उसने किचन का रास्ता पूछा। कांपते हुए गॉब्लिन ने बाईं तरफ इशारा किया और जान बचाकर भाग गया। हसुक और रेल कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर दोनों हंस पड़े। गॉब्लिन इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि दोनों सोचने लगे कि ऐसा आदमी डीमन आर्मी में आया कैसे। हंसने के बाद हसुक फिर गंभीर हो गया। उसे किचन से मांस लाना था। रेल ने पूछा, तुम्हारा असली प्लान क्या है? क्या पूरी जिंदगी इस कुत्ते की देखभाल करोगे? हसुक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे सपने इससे कहीं बड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, बाबू गायब था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुत्ता कहाँ गया? उसके दिल में डर बैठ गया। बाबू अपने आप में एक चलती फिरती आपदा था और एक सेकंड के लिए नजर हटाना भी बड़ी गलती साबित हुआ। रेल ने दूर इशारा किया, वह रहा। बाबू आराम से उनकी तरफ लौट रहा था। हसुक ने राहत की सांस ली, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। लेकिन फिर उसने कुछ देखा। बाबू के मुंह पर खून लगा हुआ था और उसका पेट पहले से भरा हुआ दिख रहा था। उसी समय दूर से चीखें सुनाई दी, कमांडर रीजिस मर गया, हम बदला लेंगे। हसुक के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेल ने धीरे से बाबू की तरफ इशारा किया, ये उसी का काम है। अगले ही पल गॉब्लिन सोल्जर्स उनकी तरफ दौड़ पड़े। हसुक और रेल तुरंत भागे। भागते हुए रेल ने पूछा, क्या हम मरने वाले हैं? हसुक चिल्लाया, चुप रहो और दौड़ो। लेकिन कुछ ही देर में वे डेड एंड में पहुंच गए। चारों तरफ गॉब्लिन्स ने उन्हें घेर लिया। एक चिल्लाया, मैं इसकी बाहें तोड़कर चिकन विंग्स की तरह खाऊंगा। दूसरा बोला, कमांडर तो पहले ही पच चुका होगा, सोच रहा हूं उसका स्वाद कैसा रहा होगा। तीसरा गरजा, इस इंसान और बाबू दोनों को काटकर खा जाते हैं। हसुक संख्या में बहुत कम था। उसे तुरंत कुछ करना था। उसने बाबू को गोद में उठा लिया और जोर से बोला, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? गॉब्लिन्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लगा कोई आवारा मॉन्स्टर होगा। ये सुनते ही हसुक नाराज हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपने कमांडर के पालतू जानवर को भी नहीं पहचानते। अब गॉब्लिन्स थोड़ा हिचकिचाने लगे। उन्होंने बाबू के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें लगा था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। हसुक ने आत्मविश्वास से कहा, अगर विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। फिर उसने बाबू को आदेश दिया, बीस्ट मोड दिखाओ। बाबू ने तुरंत आदेश मान लिया। अगले ही पल वो खूंखार रूप में बदल गया। मुंह से लार टपक रही थी, मानो किसी को खा जाने के लिए तैयार हो। हसुक ने फिर कहा, देख लिया, ये बाबू है। और फिर उसने आदेश दिया, इसे काटो। बाबू दहाड़ते हुए सबसे पास खड़े गॉब्लिन पर टूट पड़ा। खून चारों तरफ उड़ गया। कुछ ही सेकंड में गॉब्लिन का सिर्फ कंकाल बचा। हसुक ने आराम से कहा,
बिना मजल वाले कुत्ते सच में बहुत गंदगी फैलाते हैं। बाकी गॉब्लिन्स के चेहरे उड़ गए। हसुक ने पूछा, अभी किसी को शक है कि यह बाबो नहीं है? सभी गॉब्लिन्स तुरंत झुक गए। माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए। उसी समय सिस्टम मैसेज आया, हिडन करिश्मा इंक्रीज्ड। उसकी पागलपन भरी कॉन्फिडेंस ने डीमंस तक को डरा दिया था। हसुक मुस्कुरा उठा, लेकिन तभी पीछे से एक शांत और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। यहां इतना शोर किस बात का है? वो हेमीज थी। उसने पूरे दृश्य को देखा और हल्के से मुस्कुराई। लगता है मेरा प्यारा पेट बाहर काफी हंगामा कर रहा है। हसुक का खून सूख गया। ऑफिस में उससे मिलना ही काफी तनावपूर्ण था। यहां सामना होना उससे भी ज्यादा डरावना था। लेकिन हेमीज हंस रही थी। उसे यह बात मजेदार लगी कि हसुक ने जिंदा रहने के लिए उसका नाम और बाबो दोनों का इस्तेमाल किया। हसुक तुरंत झुक गया। मैंने गंभीर गलती की है। लेकिन हेमीज उल्टा हैरान हो गई। वह तो उसकी तारीफ कर रही थी। उसे हसुक की तेजी से सोचने की क्षमता पसंद आई, खासकर अपने आसपास के डीमंस की तुलना में। वह मुस्कुराई, और हां, तुम में हिम्मत भी है। हसुक समझ नहीं पा रहा था कि यह तारीफ है या छिपी हुई धमकी। हेमीज आगे बोली, डीमन आर्मी जरूरत से ज्यादा ब्रूट फोर्स पर निर्भर करती है, और यही हमेशा समस्याएं पैदा करता है। हसुक ने पूछा, किस तरह की समस्याएं? हेमीज ने सिर्फ इतना कहा, बहुत जल्द खुद समझ जाओगे। फिर उसने अचानक विषय बदल दिया, क्या तुम डीमन आर्मी में एग्जीक्यूटिव बनना चाहोगे? हसुक स्तब्ध रह